हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9वीं के गणित में सांख्यिकी पाठ को पढ़ेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स, और विज्ञान में जीवों में विविधता पाठ के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। बच्चों, इसके बाद हम कक्षा 10 की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम गणित में सांख्यिकी पाठ को ही पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, लेकिन ये कक्षा 10 की होगी। और विज्ञान में धातु एवं अधातु पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, ध्यान रहे कि एपिसोड देख लेने के बाद आपको आपके किताब में दिए गए सवालों को जरूर हल करना है, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक आप किताब से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं रहेगी। तो बच्चों, कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवों में विविधता का छठा भाग करने जा रहे हैं। अब तक हम 5 जगत में से 4 जगत की बात कर चुके हैं और अब सिर्फ 5वां जगत बचता है जिसका नाम है एनीमिलिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमिलिया की। अब एनीमिलिया के बारे में हमने कुछ चीजें पहले ही पढ़ ली थी, जैसे कि एनीमिलिया में सारे के सारे जानवर आते हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिक होते हैं और ये विषमपोषी होते हैं, यानी कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। उसके अलावा हमने ये भी जाना था कि इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और आपको ये जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, परंतु एनीमिलिया जो ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज्यादा जीव आते हैं, यानी कि अब तक जो हमने 5 जगत पढ़े उनमें से सबसे ज्यादा जीव अगर किसी जगत में है तो वो है एनीमिलिया। अब एनीमिलिया में बहुत सारे जीव होने के कारण हमने इसे 10 अलग अलग छोटे भागों में बांटा है, जिसमें से पहला है पोरीफेरा, उसके बाद है सीलेंट्रेटा, फिर है प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर आता है नेमाटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है, परंतु इन सब के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमने इन्हें इस भागों में बांटा कैसे। तो हमने इन्हें इन भागों में इस तरीके से बांटा कि जो सबसे सरल जीव थे उन्हें हमने सबसे पहले के ग्रुप में रखा है, और जैसे जैसे जटिलता बढ़ती गई वैसे वैसे हमने आगे अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर सबसे सरल जीव जो होंगे वो हमें मिलेंगे पोरीफेरा में, और सबसे जटिल जीव जो होंगे वो हमें मिलेंगे वर्टिब्रेटा में। अब इतना क्लियर हो गया हो तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों को। यहाँ पे कुछ संबंधित शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इससे पहले कि हम उन 10 ग्रुप्स के बारे में पढ़ सके। तो पहला है सममिति। अब ये क्या होता है? जीवों को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकना सममिति कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को अगर ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड करें तो हमें 2 बराबर भाग मिलेंगे। ऐसी जो सममिति होती है उसे कहा जाता है द्विपार्श्व सममिति, क्योंकि यहाँ पर एक जीव को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। परंतु जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ 2 ही भागों में बांट सकें। जरा इसे देखिए, ये एक स्टारफिश है। अगर हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ काटें तो भी हमें 2 बराबर भाग मिलते हैं। अगर हम इसे इस तरह से काटें तो भी हमें 2 बराबर भाग मिलते हैं, और अगर हम इसे इस तरीके से काटें तो भी हमें 2 बराबर भाग मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ही काटें। हम किसी भी एंगल पर काटें तो हमें 2 बराबर भाग मिल जाएंगे। तो ऐसी जो सममिति होती है उसे कहा जाता है व्यासीय सममिति। अब सममिति में हमें इतना ही पढ़ना है। 2 तरीके सममिति होती है। एक होता है जहां पर द्विपार्श्व सममिति होती है, 2 बराबर भागों में बंटना, और एक व्यासीय सममिति जहां पर हम एक से ज्यादा तरह से काटकर 2 बराबर भागों में किसी जीव को बांट सकते हैं। अब दूसरा जो शब्द है उसका नाम है कोशिकीय स्तर। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या होता है ये। दरअसल जो कोशिकीय स्तर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो हमारी भी शरीर की बात करें तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, सबसे बाहर स्किन होती है, उसके अंदर फिर ऑर्गन होते हैं यानी कि अंग होते हैं, उसके अंदर हमारी आंत होती है। तो ऐसे अलग अलग परतें होती हैं।
तो यहाँ पर भी सबसे पहले होता है बाहरी परत, फिर आता है अंग और तीसरा होता है आंतरिक परत। जिन जीवों में ये तीनों परत होती हैं उन्हें कहा जाता है त्रिकोरक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। परंतु कुछ जीव इतने ज्यादा सरल होते हैं कि उनमें जो ये बीच वाला है अंग वो नहीं होता, तो ऐसे जीवों को हम कहते हैं डाइप्लोब्लास्टिक। चलिए अब जानते हैं तीसरे के बारे में। तो तीसरा है प्रगुहा या फिर सिलोम। अब अगर हम इसकी बात करें तो यह तरल से भरी हुई देह गुहा होती है। अगर हम सबसे सरल जीव की बात करें जैसे कि प्लनेरिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें देह गुहा पाई ही नहीं जाती। अब अगर हम इससे ज्यादा जटिलता को बढ़ाएं तो उसके बाद कुछ ऐसे जीव आते हैं जैसे कि अगर हम गोलक्रिम की बात करें तो इनमें देह गुहा होती तो नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि उनके पास देह गुहा है। तो इस वजह से इनके अंदर जो देह गुहा होती है उसको कहा जाता है कूटसिलोम। ये वास्तव में देह गुहा नहीं होती, परंतु देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास देह गुहा है। अब इसके बाद वैसे जीव आते हैं जो बहुत ज्यादा जटिल है, जैसे कि मस्का यानी कि जो घर में पाई जाती है वो मक्खी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनमें वास्तविक देह गुहा भी पाई जाती है। अब चलिए जानते हैं अगला शब्द क्या है। तो अगला शब्द है विखंडन। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं समझना, आपने देखा होगा कुछ जीव क्या होते हैं कि उनको देखकर पता चलता है कि उनका जो शरीर है वो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है। जैसे कि अगर हम मच्छर की बात करें तो उसके जो पेट होता है उस पर काफी सारी रेखाएं आपने देखी होंगी, या फिर अगर हम अर्थवर्म की बात करें यानी कि केंचुआ तो उसके भी शरीर पर काफी सारी रिंग बनी हुई होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनमें विखंडन पाया जाता है और जिन पे ऐसी रेखाएं नहीं होती उनमें विखंडन नहीं पाया जाता। अब अगला जो शब्द है उसका मतलब है कवच या फिर कंकाल। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किस चीज की बात करने वाले हैं। कवच या कंकाल का काम होता है हमारे शरीर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम बिच्छू की बात करें तो उनमें जो कंकाल होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो ऐसे जीव को कहा जाता है कि उनमें बाह्य कंकाल है। जैसे कि आपने देखा होगा बिच्छू या फिर अगर हम घोंगे की बात करें तो उनमें जो कंकाल होता है वो बाहर की तरफ होता है। परंतु अगर हम अपनी बात करें या फिर किसी और जानवर की बात करें तो ज्यादातर जानवरों में क्या होता है कि जो कंकाल होता है वो शरीर के अंदर होता है। तो ऐसे जो कंकाल होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतः कंकाल। अब अगर आपको ये पांचों बात समझ में आ गई है तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 10 में से पहले ग्रुप को लेते हुए, जो कि है पोरीफेरा। तो चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पोरीफेरा का उदाहरण होता है साइकॉन, या फिर आप इसे स्पंज की तरह भी समझ सकते हैं। जो स्पंज होता है जिससे अंदर हवा भरी हुई होती है या फिर हम कुछ साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ये जीव है परंतु ये कुछ वैसा सा ही दिखता है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी या फिर इसके गुण को जान लेते हैं। तो ये जो जीव होते हैं ये अचल होते हैं। तो ये जानवर हैं परंतु ये चल नहीं सकते, जो किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर ये चल नहीं सकते तो कहीं पे तो रुके होंगे, तो ये ज्यादातर किसी ठोस जगह से चिपके हुए मिलते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि होता क्या है, जितने भी जीव हैं वो सबसे पहले समुद्र में बने थे और धीरे धीरे जमीन पे आए। तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा सरल जीव है तो जाहिर सी बात है कि ये जल में रहेगा। इनके पूरे शरीर पे अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अब नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको, पोरीफेरा यानी कि पोर्स। पोर्स एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है छेद। तो इनके शरीर पे बहुत ज्यादा छेद होते हैं, इसलिए इनका नाम पोरीफेरा रखा गया है। अगली बात यह है कि इनमें बाह्य कंकाल होता है। दरअसल ये जो जीव होते हैं इनमें बाह्य कंकाल होता है, जिससे कि क्या होता है पानी के अंदर इनके बाहर वाले शरीर को थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो इसका एक और उदाहरण है यूप्लेक्टिला, और अगर हम दूसरा उदाहरण ले तो हमने साइकॉन की बात तो कर ही ली है। तो यहाँ पर हम जितने भी जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम 2 उदाहरण तो उनके याद रखें। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आप उनमें से कोई सा भी 2 इजी सा उदाहरण याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हम ये 10 ग्रुप पढ़ने वाले हैं कोशिश कीजिएगा कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो, यानी कि सबसे पहले पहले ग्रुप के बारे में और उसके बाद दूसरे ग्रुप के बारे में। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पता होगा कि उसके बाद क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्योंकि हम सरल से जटिल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कुछ सरल है उसमें कुछ और ऐड हुआ होगा तभी तो वो जटिल बना होगा। चलिए इतना क्लियर है तो बात करते हैं अब अगले ग्रुप की, जो कि है सिलेंट्रेटा। अब इसका उदाहरण ले
तो इसका उदाहरण होता है हाइड्रा। अगर हम इसके गुण की बात करें तो पहला ये है कि ये जलीय जंतु है, तो ये भी जल में ही पाए जाते हैं। दूसरा कि इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। अब तक जो हम देह गुहा की बात कर रहे थे, इनके अंदर ये वाली देह गुहा नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो देह गुहा की बात की गई है, इसका बस ये मतलब है कि हाइड्रा जो होता है वो अंदर से खोखला होता है। चलिए तीसरी बात करते हैं। इनका जो शरीर होता है उनमें कोशिकाओं की 2 परतें होती हैं और ये 2 कोशिका के परतों से बना होता है, यानी कि ये डाइप्लोब्लास्टिक होता है। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक तो हाइड्रा हो जाएगा और दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा जेलीफिश। आज हम अध्याय 4 जलवायु की भाग 4 की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय ऋतुएं, वर्षा का वितरण तथा मॉनसून एकता का परिचायक। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं भारतीय ऋतुओं से। दोस्तों, भारत में एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत परिवर्तन देखा जाता है। दोस्तों, यह परिवर्तन विशेष करके देश के आंतरिक भागों में ज्यादातर दिखता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तटीय क्षेत्रों के तापमान में, तो दोस्तों तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं देखी जाती, परंतु वहां पे वर्षा के प्रारूपों में काफी भिन्नताएं मिलती हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारतीय ऋतुओं के प्रकार की, तो भारतीय ऋतु को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शरद अर्थात शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा परिवर्तनीय मौसम। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम भारतीय ऋतुओं की चर्चा को जारी रखेंगे। अब हम एक एक करके सभी ऋतु का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु से। दोस्तों, भारत में गर्मी का मौसम अर्थात ग्रीष्म ऋतु मूल रूप से मार्च के महीने से मई के महीने तक रहता है। दोस्तों, मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, भारत के प्रायद्वीपीय मैदानों में समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं देश के उत्तरी भागों में गर्मी की, तो देश के उत्तरी भागों में गर्मियों के महीनों में तापमान बढ़ जाता है और हवा का दबाव गिर जाता है। मित्रों, मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेके पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दबाव का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में लू नामक दिन के दौरान धूल भरी तेज गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। दोस्तों, लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये हवाएं प्रायः सुबह से लेके शाम तक जारी रहती हैं और इन हवाओं का प्रभाव घातक भी हो सकता है। दोस्तों, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी जो आंधियां आती हैं, उनसे तापमान में अस्थायी रूप से आराम तो पहुंचती है, क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर व हल्की वर्षा भी लाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारतीय ऋतु पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम ग्रीष्म ऋतु की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आम बात है।
दोस्तों, इस मौसम में कभी कभी तेज हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश होती है। इसके साथ अक्सर ओलों के साथ भी बारिश होती है। पश्चिम बंगाल में उन्हें काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण जहां आम जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए उसे अम्र वर्षा भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम भारतीय ऋतु की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम शीत ऋतु अर्थात शरद ऋतु की चर्चा करेंगे। दोस्तों, शरद ऋतु मुख्य रूप से उत्तर भारत में मध्य नवंबर से लेके फरवरी के महीने तक देखा जा सकता है। मित्रों, भारत में दिसंबर तथा जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दोस्तों, इन महीनों में पूर्वी तट पे चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जबकि उत्तरी मैदानों में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। दोस्तों, सामान्यतः यहाँ हिमालय के ऊपरी ढालों पे हिमपात भी हो सकता है। दोस्तों, ठंड के मौसम में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं। यह पवनें स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं, इसलिए देश का अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। दोस्तों, इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पे हो सकती है। दोस्तों, फ्रॉस्ट अर्थात फॉग उत्तर भारत में आम है, अर्थात ये उत्तर भारत में ज्यादातर पाई जाती हैं और हिमालय की ऊंची ढलानों पे बर्फबारी का अनुभव होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए भारतीय ऋतुओं की चर्चा को जारी रखेंगे और अब हम वर्षा ऋतु की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जून के बाद मॉनसून एक महीने के भीतर अधिकांश भारतीय प्रायद्वीप और मध्य भाग पे कब्जा कर लेती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मॉनसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। दोस्तों, मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, जो लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। दोस्तों, दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में भारी मात्रा में वर्षा होती है। दोस्तों, खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मित्रों, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम भारतीय ऋतु की चर्चा को जारी रखते हुए वर्षा ऋतु की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, मॉनसून में वर्षा विराम होता है, अर्थात इस स्थिति में आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल अर्थात स्थिति होती है। दोस्तों, इस दशा या इस स्थिति में भारत के एक भाग में भारी बाढ़ आती है तो दूसरी ओर सूखा पड़ा हुआ होता है, जैसे कि हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है और इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आ जाती हैं तथा जान एवं माल की भारी क्षति होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
आगे बढ़ते हुए हम भारतीय ऋतु की चर्चा को जारी रखते हुए वर्षा ऋतु की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, जब मॉनसून के गर्त अक्षधुरी मैदानी इलाकों में होती है या इनके ऊपर होती है तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है, परंतु जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क की अवस्था रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम भारतीय ऋतु की चर्चा को जारी रखते हुए परिवर्तनीय मौसम पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त या निम्न दबाव वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मॉनसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं तथा अक्टूबर की शुरुआत तक मॉनसून उत्तरी मैदानों से वापस आ जाता है। दोस्तों, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मॉनसून की वापसी होने के कारण आसमान साफ होती है तथा तापमान में भी वृद्धि होती जाती है। मित्रों, इस समय दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात ठंडी और सुहानी होती है। दोस्तों, उच्च तापमान और आर्द्रता की परिस्थिति के कारण मौसम दिन के दौरान दमनकारी हो जाता है, जिसके कारण इसे अक्टूबर ताप या क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे जलवायु की, जिसमें अब हमारी चर्चा का विषय है वर्षा का वितरण। दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व में प्रतिवर्ष वर्षा 400 सेंटीमीटर के लगभग होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में यह केवल 60 सेंटीमीटर तक ही होती है। दोस्तों, दक्कन के पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा काफी कम मात्रा में देखी जाती है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। मित्रों, इसके अलावा भारत के अन्य भाग में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। जब हम बात करते हैं हिमपात की, तो हिमपात केवल हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मित्रों, मॉनसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है। मित्रों, वर्षा की विषमता अर्थात निम्न वर्षा वाले कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के क्षेत्र। इसके अलावा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी हुई होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम मॉनसून एकता का परिचायक इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण वहां पे ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। दोस्तों, इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। फिर भी जब हम बात करें
मॉनसून और एकता की, तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। मित्रों, पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उससे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है और संपूर्ण भारतीय, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इसी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मॉनसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मॉनसूनी पवनें उन्हें जल प्रदान करती है जो उनके कृषि की प्रक्रिया में मदद करती है और इस प्रकार यह संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि मॉनसून एकता का परिचायक है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो आज की वीडियो है पार्ट 3। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र। तो शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है इस मेथड से एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, को हल करने के चरण इस प्रकार है। सबसे पहले द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो आप ये देख रहे हैं ax स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a। तो सबसे पहले हम सभी पदों को a से भाग देते हैं ताकि जो ये पहला पद है वो पूर्ण वर्ग बन पाए। इसके बाद जो ये अचर पद है c बटे में a, उसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं। एक और बात, जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हम फॉलो करें। आगे हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें हम सभी पदों को a से भाग नहीं करते। आप देख रहे हैं हमारा एक्चुअल स्टेप ये होता है कि हमें प्रथम पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहे तो हम a से सभी पदों को भाग दे सकते हैं, चाहे तो हम a से गुना करके a को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, या कुछ ऐसी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, तो या तो 2 से भाग देने पर या 2 से गुना करने पर भी प्रथम पद जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बस इतना है कि पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। और अगर आप जो ये चरण दिए हुए हैं उसको एज इट इज फॉलो करते हैं, तभी भी क्वेश्चन का हल आ जाएगा और हमेशा सही उत्तर ही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तीसरा चरण है बाएं तरफ। जो बाएं तरफ पे जितनी संख्याएं बच जाएगी उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब हमारे पास जो मान बचेगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, x प्लस p का वर्ग बराबर में q। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल निकालकर। तो दोनों तरफ हम वर्गमूल निकालेंगे और जो संख्या समीकरण की बाईं तरफ बच जाएगी उसे हम x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ से घटा देंगे, या फिर हम बाईं तरफ के मान को दाईं तरफ शिफ्ट कर देंगे जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे चरण हैं जिसको आप यूज करें तो आपको द्विघात समीकरण का हल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हम लिखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप है x वर्ग के साथ जो संख्या है, गुणांक है x वर्ग का, उससे हम सभी पदों को भाग देते हैं। इस प्रश्न में वो गुणांक
2 है, इसलिए हम सभी पदों को 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। 2/2 x का वर्ग माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अब 2/2 को हम काट देंगे, हमारे पास बच जाएगा x वर्ग माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप में ये है कि इसके साथ जो अचर संख्या है, जो आप देख रहे हैं 3/2 है, उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे। साथ ही अब आप देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है यानी x वर्ग, वो पूर्ण वर्ग है। अब 3/2 को दाईं तरफ ले जाने के बाद जो समीकरण बचेगा वो इस प्रकार होगा, x वर्ग माइनस 5/2x बराबर में माइनस 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि बाएं तरफ जो संख्या बच गई है या जो पद बच गए हैं उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो ये मध्य पद है इसका मतलब कि माइनस 5/2, इसके हिसाब से हम 5/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये हम क्यों करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, 5/2 है तो हमने क्या किया है, 5/4 लिया है, यानी 5/2 को 2 से भाग दे दिया है। तो हम यही संख्या क्यों ले रहे हैं ये देखते हैं। हमारे पास ये बचा हुआ था x वर्ग माइनस 5/2x बराबर माइनस 3/2। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि x वर्ग माइनस का 5/2x है, तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम a माइनस बी वर्ग का सूत्र का प्रयोग करेंगे। और a माइनस बी वर्ग क्या होता है? a वर्ग माइनस 2 गुने a गुने b प्लस b वर्ग। अब आप देखें तो जो प्रथम पद है वो a वर्ग की जगह पर x वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। दूसरे पद की अगर हम बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या चाहिए कि माइनस 5/2x को हम माइनस 2 गुने में a गुने में b की फॉर्म में लिख पाए। तो चलिए देखते हैं इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, माइनस 5/2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस 2 गुने में x गुने में 5/4। तो 2 से 4 कट करके 5/2 हो जाएगा और ये वापस संख्या बन जाएगी माइनस 5/2 गुने में x। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले समीकरण से देखें यानी कि -2ab से कंपेयर करें तो -2 की जगह -2 है, x की जगह a है, यानी x का a का मान क्या है यहाँ पर x है, और b का मान क्या हो गया? b का मान हो गया 5/4। अब अगर b का मान 5/4 है तो b का वर्ग भी होना चाहिए, तो b का वर्ग हम क्या करेंगे? दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी 5/4 का वर्ग हम दोनों ही तरफ समीकरण में जोड़ेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग माइनस 5/2 गुने में x प्लस 5/4 का वर्ग बराबर माइनस 3/2 प्लस 5/4 का वर्ग। अब इसको देखें आप, ये क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a माइनस बी होल वर्ग का सूत्र है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का वर्ग, जहां a की जगह पर x है और b की जगह पर 5/4 है। और इसको अगर हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/16। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको हल करके देख सकते हैं, तो इसका मान होगा प्राप्त 1/16, यानी 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम x माइनस 5/4 वर्ग बराबर 1/16 लिख सकते हैं। इसके बाद का चरण क्या था? यानी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें दोनों तरफ वर्गमूल करना है। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 5/4 का वर्ग बराबर वर्गमूल 1/16। अब बाएं तरफ को अगर आप देखें तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा x माइनस 5/4। इसलिए ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर में वर्गमूल 1/16 क्या होगा? प्लस माइनस 1/4। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद बाईं तरफ जो संख्या बच गई
यानी बाईं तरफ संख्या कौन सी बची है, -5/4, इसको हम दाईं तरफ लेके जाएंगे, यानी ये हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4। और बीच में प्लस माइनस का क्या अर्थ है कि यहाँ पर x के दो मान हैं, एक है x बराबर 5/4 प्लस 1/4 या दूसरा है x बराबर 5/4 माइनस 1/4। अगर हम दोनों को हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3/2 या x बराबर 1, अर्थात x बराबर 3/2 और x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो चलिए जानते हैं मूलों यानी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं या जीरोस, रूट्स, शून्य, इनकी प्रकृति क्या होती है। एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल का क्या अर्थ है, दो अलग अलग संख्याएं हुई और मूल वास्तविक होगा यदि b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4 गुने a गुने c 0 से बड़ा हो। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों ही एक जैसे होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4 गुने में a गुने में c बराबर 0 के। इसी प्रकार कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है अगर b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4ac 0 से कम हो। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होते हैं, 0 से अधिक हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यानी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, और 0 से कम हो तो हम इसका वास्तविक मूल नहीं प्राप्त कर सकते। और 10वीं कक्षा के हिसाब से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है तो आपको प्रश्न आगे हल नहीं करना है, ये आप 11वीं कक्षा में सीखेंगे। विविक्त कर ये क्या होता है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4 गुने ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है इसी को हम विविक्त कर कहते हैं, और विविक्त कर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसीलिए विविक्त कर को शॉर्ट में हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट टर्म है यानी कि D। तो D बराबर होता है b वर्ग माइनस 4ac। चलिए आगे कुछ प्रश्न देखते हैं विविक्त कर। निम्न द्विघात समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। पहला है 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा है x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तथा तीसरा है 2 गुने x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2x प्लस में 1 बराबर 0। चलिए पहला हल करते हैं। 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 3 के, b बराबर है माइनस 5 के तथा c बराबर है 2 के। इसलिए विविक्त कर की वैल्यू यानी कि b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा माइनस 5 का वर्ग। माइनस 5 क्या है, b का मान, इसीलिए b वर्ग की जगह पर आ जाएगा माइनस 5 का वर्ग। इसके बाद होता है माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4। उसके बाद क्या है a का मान क्या है 3, तो गुने में 3 तथा गुने में क्या होता है c, और c का मान है 2। तो इस प्रकार हमने abc के मान को प्रतिस्थापित कर दिया है b वर्ग माइनस 4ac। अब हम इसको हल करें तो ये होगा माइनस 5 का वर्ग बराबर 25, माइनस में 4 गुने 3 गुने 2 बराबर 24, यानी 25 माइनस 24 बराबर 1 के। और 1 क्या है, 1 शून्य से बड़ा है, इसीलिए इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल। अगला प्रश्न देखते हैं। x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर
a बराबर है 1 के, b बराबर है 4 के तथा c बराबर है 5 के, यानी विविधकर हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac, जो बराबर आ जाएगा abc के मान को प्रतिस्थापित करने पर 4 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 5। 4 वर्ग होता है 16 और 4 गुने 5 हो जाएगा 20, यानी ये आ जाएगा 16 माइनस 20, जो कि बराबर आएगा -4 के। और -4 क्योंकि शून्य से छोटा है, इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है 2 गुने में x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2 गुने x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है -2 गुने में वर्गमूल 2 तथा c का मान है 1। इसलिए विविधकर का मान हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac बराबर abc के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, ये हो जाएगा -2 गुने वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 4 गुने 2 गुने 1। अब 2 वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है 8 और 4 गुने 2 क्या होता है 8, यानी ये बराबर आ गया 8 माइनस 8 के, जो कि 0 के बराबर है। तो अब क्योंकि विविधकर का मान 0 के बराबर है, इसलिए इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा 3 तरीके के प्रश्न, जिसमें तीनों ही टाइप हमने कर लिया है, जहां पर या तो विविधकर 0 के बराबर है या 0 से अधिक है या 0 से छोटा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र अगर हम एक द्विघाती समीकरण यानी a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर लगाना चाहिए तो कब लगा सकते हैं, जब b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो या फिर बराबर हो, क्योंकि तभी वास्तविक मूल पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है या बराबर है। अगर 0 से कम है तो हम उसमें द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते हैं। और द्विघाती सूत्र होता क्या है, अगर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक है तब x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2 गुने a। तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करते हैं और d अगर 0 से अधिक या बराबर आ जाए तो हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करके एक समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। उदाहरण है समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3 के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण को देखिए, ये समीकरण द्विघाती समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। जो आपको हर में x दिख रहा है उस x को हम किसी तरीके से अंश में लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं यानी लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम x से समीकरण के दोनों तरफ x से गुना कर दें। तो हम यही करेंगे, दोनों तरफ x से गुना कीजिए। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस 1 बराबर में 3x। अब बराबर में जो 3x है उसको हम बाईं तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये द्विघाती समीकरण है जिसमें a का मान 1 है, b का मान माइनस 3 है तथा c का मान 1 है। तो इसमें हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। उससे पहले हम चेक करेंगे कि विविधकर का मान 0 से अधिक है या नहीं। तो आप देखिए b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा माइनस 3 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 1 के, जो बराबर आएगा 9 माइनस 4 यानी 9 माइनस 4, और 9 माइनस 4 5 के बराबर होता है। तो क्योंकि विविधकर का मान 5 है जो कि 0 से अधिक है, तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर abc के मान को प्रतिस्थापित करें तो x बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2 गुने में 1।
इसको हम आगे हल करें तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2, यानी यहाँ से हमारे पास x के 2 मान प्राप्त होते हैं। x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 2 तथा 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। तो ये दो हल हैं इस समीकरण के, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग वास्तविक मूल हैं, क्योंकि विविधकर का मान 5 यानी 0 से अधिक था। नमस्कार दोस्तों, आज हम शक्ति संसाधन नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने शक्ति संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम संसाधन की बात करी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक गैस, जल विद्युत परियोजनाएं, ताप शक्ति, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत तथा शक्ति संसाधनों का संरक्षण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मशीनों को चलाने, विद्युत उत्पादन करने, खाना बनाने तथा मोटर गाड़ियां चलाने में किया जा रहा है। बच्चों, भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित राशि 700 अरब घन मीटर है। वैसे तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र से ही प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश के प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण और विपणन हेतु किया गया, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। चलिए बात करते हैं विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत शक्ति में सबसे पहले बात करते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत उत्पादन के लिए सदावाहिनी नदी में प्रचुर जल होना बहुत जरूरी है। साथ ही नदी के मार्ग में ढाल होना भी बहुत जरूरी है, अर्थात जल का तीव्र वेग होना बहुत जरूरी है। ये अनुकूल भौतिक दशाएं अधिकांशतः पर्वतीय या हिमालयकृत क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बच्चों, भारत में 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद कर्नाटक के शिवसमुद्रम में कावेरी नदी में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत इस दिशा में सघन प्रयास किए गए। कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संचालित किया गया ताकि विद्युत शक्ति का समुचित और शीघ्र विकास हो सके। इसीलिए नदियों पर बैराज बनाए गए, जिससे सिंचाई के साथ बिजली भी उत्पन्न की जा सके। साथ ही बाढ़ की रोकथाम और मिट्टी के कटाव को भी रोका जा सके। इस प्रकार की परियोजनाओं को बहुमुखी या फिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। बच्चों, सतलुज नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। यहाँ 4 शक्ति संग्रह बनाए गए हैं। यहाँ से 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादित की जाती है। अगला है दामोदर घाटी परियोजना। यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाती है। यहाँ से 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। इस परियोजना के निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। अगला है कोशी परियोजना। बच्चों, बिहार के शोक कोशी नदी पर यह बांध बना हुआ है। यहाँ से 2000 किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। यह बांध नेपाल में बनाया गया है। इसमें आधी बिजली नेपाल को जाती है तथा शेष बिहार को प्राप्त होती है। अगली परियोजना रिहंद परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर इसके लिए बांध बनाया गया है। यह 934 मीटर लंबा है, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 30 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। अगला है हीराकुंड परियोजना। महानदी पर बना यह बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। जी हाँ, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड परियोजना। यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है।
इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है। अगली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान में चंबल घाटी पर 3 बांध क्रमशः गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज बने हैं। इनसे 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर बनी है। यहाँ से 1 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। अगली परियोजना है सारवती नदी परियोजना। यह सारवती नदी पर जोग प्रपात के पास बना है। यह 2160 मीटर लंबा तथा 62 मीटर ऊंचा बांध है। यहाँ से 13 लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती है। बच्चों, अब बात कर लेते हैं ताप शक्ति की। ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रयोग होता है। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त होने के कारण इन्हें समाप्य संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। ये जल विद्युत की भांति प्रदूषण रहित नहीं होते, अर्थात इनसे पर्याप्त मात्रा में प्रदूषण फैलता है। चलिए बात करते हैं परमाणु शक्ति। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। भारत में यूरेनियम के विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। इसके अलावा मेघालय के जयंतिया पहाड़ी में भी यूरेनियम पाया जाता है। भारत में 1955 में आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। देश में अभी तक 6 परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित हुए हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह। यह एशिया का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है। यहाँ से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। अगला है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत ग्रह। यह कनाडा के सहयोग से बना है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। अगला है कलपक्कम परमाणु विद्युत ग्रह। यह स्वदेशी विद्युत ग्रह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ 335 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। अगला है नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं। इसके बाद ककरापारा परमाणु विद्युत ग्रह। यह गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ 1992 से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। अगला है कैगा परमाणु विद्युत ग्रह। यह कर्नाटक राज्य के जगवार जिले में स्थित है। दोस्तों, हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति के संसाधनों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि ये समाप्य संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है, ये सारे संसाधन हमें भूमि के नीचे से प्राप्त होते हैं और ये संसाधन हमारे पास सीमित रूप में है। अतः गैर पारंपरिक शक्ति संसाधनों से ऊर्जा के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। आइए इन गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा की। बच्चों, सूर्य की रोशनी से प्राप्त इस ऊर्जा को आज एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे पवन गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ मानसून और पछुआ पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसके अलावा भारत में ज्वारी तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस ऊर्जा आदि का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हमने इस अध्याय में ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा की। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के
लगभग सभी देश इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमें पता है ये संसाधन सीमित है और धीरे धीरे ये कम भी होते जा रहे हैं, जिससे कि भविष्य में हमारे सामने ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। बच्चों, यह ऊर्जा संकट आज विश्व भर में एक समस्या का रूप धारण कर चुका है। इस परिस्थिति में समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आइए शक्ति संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय जानते हैं। हमें ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। ऐसे मोटर वाहनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो कम तेल में ज़्यादा चलें। अनावश्यक बिजली के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। हमें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर गैर पारंपरिक स्रोतों के विकल्प ढूंढने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है पारंपरिक स्रोत सीमित हैं और उनका नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संरक्षण के उपायों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में हमें सहयोग देना चाहिए।